Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First news where you are seeing about the stippled visa for Arunachal Pradesh athletes. देखिए हुआ क्या है रिसेंटली चाइना ने क्या किया हुआ है कि स्टेपल्ड वीज़ा लॉन्च कर दिया है किसके लिए रिलीज़ कर दिया है बेसिकली जो इंडियन एथलीट्स थे जो कि 12 मेंबर एक टीम का पार्ट थे फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इनको यहाँ पर चाइना ने क्या किया हुआ है एक स्टेपल्ड वीज़ा प्रोवाइड किया है कारण क्यों इंडिया ने इसको कंडेम किया है इंडिया ने बोला है कि देखिए ये जो हरकत है चाइना की दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि चाइना इंडिया को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है और अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी का पार्ट मानता है नाउ द क्वेश्चंस कम कि स्टेपल्ड वीज़ा आखिर होते क्या हैं देखिए स्टेपल जैसे आप स्टेपलर वर्ड का यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये कागज़ का बिना किसी सील का लगा हुआ एक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक टुकड़ा होता है जिसको पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर या कहीं पर स्टेपल कर दिया जाता है पेन से और जैसे ही आप वहाँ से वापस आएंगे वंस यू लीव मतलब जो भी विजिटर है जो गया हुआ है जैसे ही वो उस कंट्री से वापस आएगा इस पर्टिकुलर कागज़ को इस पर्टिकुलर स्टेपलर डॉक्यूमेंट को यहाँ से फाड़ कर अलग कर दिया जाएगा विच मीन्स ये कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता है कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाता आपके पासपोर्ट पर कि यू विजिटेड दैट पर्टिकुलर कंट्री ऑल राइट तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि रेगुलर वीज़ा से थोड़ा अलग होता है लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई स्टैम्प वगैरह लगा हुआ नहीं दिखेगा ठीक है चाइना यूजुअली इंडिया को रिलीज़ करता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन है अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश में विज़िट करने वाले एथलीट्स को यहाँ पर परमिशन दे देता है कि नहीं ठीक है चलिए आप आइए यहाँ पर और आप आकर यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए तो ये बताने की कोशिश करेगा कि चाइना ने जो इंडिया की टेरिटरी है विच इज़ अरुणाचल प्रदेश उसको चाइना ने क्या कर लिया है उस पर अपनी मोहर लगा दी है कि यस ये तो इंडिया की टेरिटरी है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि चाइना इस तरीके की हरकत करता है इसके पहले भी देखिए चाइना ने क्या करा था अरुणाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में जो इंडियन सिटीजन्स हैं इनको स्टेपल वीज़ा यहाँ पर इसको बिल्कुल उन्होंने ऐसा समझ लीजिए प्रथा बना ली है ठीक है क्योंकि ये मानता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये भारत का हिस्सा नहीं है हालांकि इंडिया ने इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर कंडेम किया है और इंडिया ने आंसर मांगा है कि ये हरकतें जो की जा रही है वो क्यों हैं ऑल राइट चलिए आगे मूव करते हैं जहां हम बात करने वाले हैं सिनेमेटोग्राफ बिल के बारे में जिसको पायरेसी को कर्ब करने के लिए पेश किया गया है बाय दी राज्यसभा देखिए राज्यसभा ने किया क्या है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि एंटी पायरेसी को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके और जितने भी प्रोविजंस हैं या जो स्कोप है लॉ को लेके सेंसरशिप को लेके कॉपीराइट को लेकर उनको यहाँ पर ब्रॉड और इजी बनाया जा सके साथ ही इस बिल ने जो नया बिल आया है आप इसमें देखेंगे इसने कुछ चेंजेस लाए हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा पायरेसी करेगा कॉपीराइट या सेंसरशिप इशू यहाँ पर अगर आपको देखने मिलेगा तो उन्हें 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल या साथ ही फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% तक फ़ाइन यहाँ पर लगाया जा सकता है समझ लेते हैं इस बिल के बारे में कि आखिर ये है क्या देखिए एक कमेटी बनाई गई थी बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे चेयर किया था फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने और इन्होंने सेंसरशिप को लेकर कुछ यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन दिए जिसमें एज क्लासिफिकेशन ग्रेड क्लासिफिकेशन के साथ साथ सेंसरशिप जैसे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की बात की गई थी और उसी को देखते हुए फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर अपना एक अमेंडमेंट बिल ला दिया है जो कि अमेंडमेंट एंड सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अगर पास हो जाता है तो इसे रिपील कर देगा अगर हम इस बिल की बात करें तो ये कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स किसी भी कैटेगरी में एज वाइज यहाँ पर रिलीज़ करने की बात करेगा फॉर एग्जांपल अगर कोई फिल्म है जो कि सिर्फ अंडर 7+ बच्चे देख सकते हैं तो दे हैव टू मेंशन US 7+
सेम UA13+, UA16+। इसके अलावा अगर ये पर्टिकुलर पिक्चर रिस्ट्रिक्टेड है या केवल एडल्ट देख सकते हैं तो देयर शुड बी क्लियरली मेंशन ओनली टू एडल्ट्स, या किसी स्पेशल स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए बनाया गया है या स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के लिए से बनाया गया है, देन ऑल्सो दे हैव टू मेंशन अबाउट दैट पर्टिकुलर क्लास। साथ ही इस बिल ने क्या किया है, यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग अगर करी जाती है या उसे पब्लिश करा जाता है बिना फिल्म मेकर की या ओनर की परमिशन के बिना, ऐसी जगह पर अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग को और इसको एग्जीबिशन के लिए दोनों को क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर डाला हुआ है। ऐसा करने पर पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा और 3 लाख रुपए से लेके फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% तक यहाँ पर इम्पोजिशन किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड जो वर्ड है या सेंसरशिप जो वर्ड्स हैं उनको भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ बात की जा रही है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल की, NRF बिल की। देखिए, इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक क्यूरोसिटी है, क्योंकि जैसे ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, इसी के साथ आप देखिए एक नया इकोसिस्टम हमारी कंट्री में निकल कर आएगा जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल लीड अस टू द इनोवेशन। सो ये जो पूरा का पूरा बिल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रिपील करेगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को, और इसको हटाकर आप देखेंगे फाइनली आपको क्या दिखाई देने वाला है, NRF बिल। चलिए समझ लेते हैं NRF बिल के बारे में खासियत है क्या। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये बिल यहाँ पर अप्रूव होने के बाद आप देखेंगे NRF एक अपेक्स बॉडी के रूप में हमारे पास आएगा, जो कि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्रिएट करेगी फॉर ऑल द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द कंट्री। इसको किया क्यों जा रहा है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन किया गया था कि हमें रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, और उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ, 50,000 करोड़ रुपए के फाइनेंस के साथ यहाँ पर एक आउटले प्रपोज किया जा रहा है। अगर हम इसके दूसरे की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इसको दिस विल बेसिकली बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ NRF। इसको गवर्न किया जाएगा, एक गवर्निंग बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें आपके एमिनेंट रिसर्चर, प्रोफेशनल्स और जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन्स के महारथी लोग हैं वो इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही इस बोर्ड का मेंबर अध्यक्ष कौन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट देखने मिलेंगे। वहीं यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसको गवर्न किया जाएगा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जिसको चेयर करेगी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर फोकस क्या होने वाला है, देखिए सबसे बड़ी बात है NRF का सबसे बड़ा फोकस है एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना जहां पर जितने भी रेगुलेटरी हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करिए, इन सभी को एक ही पैरामीटर के अंदर लेकर आना, कोलैबोरेशन करना और इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रपोज करना। जैसा मैंने आपको बताया, ये बिल यहाँ पर रिपील कर देगा SERB को, जो कि स्टैंड करता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अगर हम SERB की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इन 2009। बेसिकली इसका काम क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितनी भी डिस्टिंक्टिव रिसर्चेज होती हैं उनको यहाँ पर करना। इस बॉडी को चेयर किया जाता था बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो फाइनली जैसे ही NRF बिल आपको देखने मिलेगा, SERB यहाँ पर पिक्चर से बाहर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 45 साल के अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया है यमुना रिवर ने। इसी के साथ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि यमुना का फ्लड प्लेन हमें समझना क्यों ज़रूरत है, यमुना की एनाटॉमी क्या है, इन सभी को लेकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमारे सामने आया है। चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। एक बड़ा प्यारा सा व्यू आपको देखने मिलेगा जहाँ पे
आपको आगरा की फ़ोटो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। देखिए हुआ क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, अपने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, बेसिकली 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जो यमुना है उसने आसपास के क्षेत्रों या पूरे लेवल को यहाँ पर फिल कर दिया है। लगभग 25,500 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है, ताकि फ्यूचर में जो फ्लड्स की सिचुएशन हो सकती है इसको रोका जा सके। नाउ द क्वेश्चंस कम कि यमुना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए पहले तो नेशनल कैपिटल आपकी जो है, जब एनसीआर दिल्ली की आप बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सिटी है इसके लिए बेस ही प्रोवाइड करती है यमुना नदी। आसपास के क्षेत्र, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, पूरा जो रैपिड अर्बनाइजेशन है उसके आसपास ही, यमुना नदी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। सो बेसिकली इस पूरी सिचुएशन को आपको समझने के लिए इस मैप को देखना होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यमुना रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, इस पूरे क्षेत्र की अगर आप बात कर लीजिए, महरौली की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, इन सभी के बीच में आपको रिवर यमुना दिखाई देगी। ठीक है। सो रिवर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसके आसपास फ्लड प्लेन्स पर लोगों ने सेटलमेंट्स बना लिए, जो कि अपने आप में करेक्ट नहीं था। आप देखेंगे लगभग 1,80,000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ीज आपको देखने मिलेंगी यमुना नदी के आसपास। 1975 का टाइम था जब इन्हें डिमोलिश कर दिया गया। अगेन 1982 के जब एशियन गेम्स हमें देखने मिले, ओके, जैसे ही 1982 के एशियन गेम्स आपको देखने मिलेंगे, सेम कंडीशन अगर धीरे धीरे माइग्रेंट लेबर्स आने लगे आसपास के एरिया से, आसपास के क्षेत्रों से, फ्लाईओवर्स बनने लगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाने लगा। 2004 के बाद अगर हम देखें तो 3,50,000 से भी ज़्यादा लोग यमुना के आसपास के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ नॉट गुड। इन रहने वालों में है कौन? देखिए, रिक्शा पुलर्स की आप बात कर लीजिए, पॉटर्स की बात कर लीजिए, मैकेनिक्स की बात कर लीजिए, स्मॉल वेंडर्स की बात कर लीजिए। एक पॉपुलेशन बूम आपको यहाँ पर अचानक से देखने के लिए मिला है। हुआ क्या था, इसी मुद्दे को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में एक ऑर्डर किया कि जितनी भी अनऑथराइज सेटलमेंट है यमुना नदी के आसपास फ्लड प्लेन्स पर, इनको डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इवैक्यूएशन जो था वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को देखते हुए कर पाना संभव नहीं हुआ, और इसी को लेकर दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में कई बार सवाल देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें यमुना फ्लड प्लेन को समझना आवश्यक है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो यमुना का फ्लड प्लेन है वो लगभग 22 किलोमीटर का रन लेता है दिल्ली से। लगभग आप देखेंगे ज़ीरो जोन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास से लेकर लगभग 9700 हेक्टेयर का क्षेत्र हमें देखने मिलेगा। अगर हम इस रिवर सिस्टम की बात करें तो फ्लड प्लेन्स स्लो वाटर रन ऑफ क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो बहुत ही कम है, और इसी की वजह से आप देखेंगे सिटी के आसपास की जो पूरी सप्लाई है वो कई बार डिस्टर्ब देखने के लिए मिलती है। बेसिकली इफ विल टॉक अबाउट दिल्ली का मास्टर प्लान क्या है और किस तरीके से यमुना फ्लड प्लेन को ये कंट्रोल करने की बात कर रहा है, तो यमुना फ्लड प्लेन को डेजिग्नेट किया गया था एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में। दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके का आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा विद द दिल्ली मास्टर प्लान ऑफ 1962। वहीं ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने ईयर 2000 में नोटिफाई किया कि फ्लड प्लेन्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड हैं फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ऑल्सो। वहीं सेम ड्राफ्ट प्लान ने अगर हम बात करें तो इसने ये दिल्ली के लिए कब तक बनाया गया था, 2041 तक, और इसने दिल्ली को, इंटायर दिल्ली को 18 जोनल एरियाज में डिफाइन किया, जिसने डेजिग्नेट किया यमुना फ्लड प्लेन को एज दी ज़ीरो जोन। दैट मीन्स इसको डिवाइड कर दिया गया, लाइक इसके आसपास ना तो कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, ना ही आप देखेंगे इसको ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए इसको सिक्योर किया जाएगा। इसी का रिजल्ट हुआ कि साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल इन 2020 फाउंड दैट लार्ज पार्ट ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन एंड रिवर बेड वर ग्रॉसली अब्यूज ड्यू टू लैक्स इम्प्लीमेंटेशन। विच मीन्स
आप यहाँ पर देखेंगे तो 23 से भी ज़्यादा ब्रिज बना दिए गए, रोड्स बना दी गई, रेल्स लाइन को डेवलप कर दिया गया, मेट्रो बैरेजेस को डेवलप कर दिया गया, एंड देयर इज़ ब्रिज एट एवरी 800 मीटर। अब आप सोचिए जिस जोन को आपने ज़ीरो जोन के अंदर रखा था उसके आसपास एंड नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, ये नए जो एम्बार्कमेंट हुए इन्होंने कहीं ना कहीं फ्लड प्लेन के जो एरिया को डिस्टर्ब कर दिया। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये फ्लड प्लेन्स होते क्या हैं। देखिए जब हम फ्लड प्लेन्स या फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, ये जनरली एक ऐसा फ्लड एरिया होता है किसी भी जगह का जो रिवर स्ट्रीम के बिल्कुल इमीडिएट बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रेच होता है फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर टू द आउटर एजेस ऑफ द वैली। इन दिस इमेज यू कैन सी दिस थिंग क्लियरली। तो ये जो साइड में आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस एरिया इज़ द फ्लड प्लेन एरिया। बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लड प्लेन्स में दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो मेन चैनल जो कि रिवर का अपना खुद का होता है, इसे फ्लड वे बोला जाता है। इसी के अलावा फ्लड वे के अलावा हमें दूसरा एरिया देखने मिलता है जिसे फ्लड फ्रिंजेस बोलते हैं। फ्लड वे की अगर हम बात करें तो ये कई बार सीजनल भी हो सकते हैं, मतलब ये जो चैनल है ये कई बार ईयर में आपको ड्राई देखने मिलेगा, हो सकता है पानी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए तो यहाँ पर ये ओवरफ्लो भी देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम फ्लड फ्रिंज की बात करें तो ये एक ऐसा लैंड होता है जो कि लोकेट होता है बिटवीन द बैंक ऑफ द फ्लड वे एंड द वैली वॉल। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर वैली वॉल, let me clear it for you. This is your valley wall, okay, or anywhere the valley land start to rise. So this area which has started rising from the valley wall, it is known as the flood fringe. The width of the flood fringe can vary according to the river, its channel size, और gradually ये आगे जाकर wide हो सकती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये फॉर्म कैसे होते हैं। देखिए दो बेसिक रीज़न है, एक हो जाता है एरोजनल, दूसरे हो जाते हैं डिपोजिशनल, जिन्हें हम कई बार एग्रीडेशन भी बोल देते हैं। एरोजनल फ्लड प्लेन्स की वजह से आप देखेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको सॉफ्ट रॉक्स देखने मिल जाएंगी, वहाँ इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। वहीं एग्रीडेशन की बात करें या एलिवेशन की बात करें फ्लड प्लेन की, तो ये डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसी प्रोसेस को जहाँ पर अर्थन मटेरियल इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे फ्लड वे में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुअली रिवर एरोड कर देती है फ्लड प्लेन्स को, और यहाँ पर मियांडर्स के जो कर्व हैं वो साइड टू साइड आपको देखने मिलेंगे। सो ये जो कर्व आप यहाँ पर देख रहे हैं, दीज कर्व आर मियांडर्स, और ये जो साइड में आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है इसे हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक्स। ऑल राइट, सो ये एक सिचुएशन आपको देखने मिलेगी। देन ये जो मियांडरिंग स्ट्रीम है ये कंट्रीब्यूट करने लगती है फ्लड प्लेन को एग्रीगेट करने के लिए। दैट मीन्स लैंड का एलिवेशन यहाँ से शुरू हो जाता है और इसी वजह से आपको इरोजन देखने के लिए मिलेगा। एंड ग्रेजुअली द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट लीड्स टू द फ्लड प्लेन ऑफ द सोर्स ऑफ मेजर फर्टिलिटी, एंड लेटर ऑन व्हाट इट डज, ये यहाँ पर आपको फ्रिंजेस क्रिएट कर देता है एंड इट स्टार्टेड वाइडनिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। यमुना रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री जो कि नॉर्थ ऑफ हरिद्वार में आपको देखने मिलती है, हिमालयन माउंटेन से निकलती है, यही यमुना नदी का पूरा सोर्स है। इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज द गंगोत्री एरिया एंड दिस इज द यमुनोत्री एरिया विच इज़ द बंदरपुंज। बेसिकली अगर हम यमुना रिवर की बात करें तो ये मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि प्रयागराज में जाकर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुच पीक के पास, मसूरी रेंज से, लोअर हिमालय से। देखिए मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, बंदरपुच के पास से निकल रही है, कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, मसूरी रेंजेस का पार्ट देखने मिलेगी, वेदर इट इज़ इन दी अपर, लोअर और मिडिल हिमालयाज, इट इज़ इन दी लोअर हिमालयाज। रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद आप देखेंगे ये उत्तराखंड से होते हुए आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में फाइनली प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें सो इट इज़ दी 1376 किलोमीटर। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं विच आर रिटन हियर क्लियरली, आप इनको देख लेंगे। कुछ लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हिंडन, हनुमान गंगा और सासुर खड़ेरी आपको देखने मिल जाएंगी। वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की रिवर चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, केन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एंड टुडे इज़ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इट्स 28 जुलाई और सभी लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 2023 के अगर हम थीम की बात करें तो इट इज़ दी वी आर नॉट वेटिंग। 28 जुलाई बेसिकली चूज़ की गई थी बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बैरिक ब्लेमर का, जिन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी वायरस को। चलिए हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हेपेटाइटिस एक जनरल टर्म है जिसे किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन जो होते हैं आपको लिवर में, या इरिटेशन या स्वेलिंग आपको जो देखने मिलती है इन एनी सेल ऑफ द लिवर, इसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। ये देखिए यूजुअली एक्यूट भी हो सकता है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन जो लिवर का है वो प्रेजेंट है विद द सिकनेस, जॉइंटिस, फीवर एंड वॉमिटिंग, या ये क्रॉनिक भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, विच मीन्स जो लिवर से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है ये 6 महीने से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, बट एसेंशियली किसी तरीके के सिम्टम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यूजुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉज क्या होता है, देखिए ग्रुप और वायरसेस जिन्हें हम यूजुअली हेपाटोट्रॉपिक भी बोलते हैं, ओके हेपाटोट्रॉपिक, जो कि लिवर डायरेक्टेड होते हैं वायरस, इंक्लूडिंग A, B, C, D एंड E, इनकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हेपेटाइटिस। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चंस कम। देयर आर बेसिकली 5 डिफरेंट वायरसेस जो डिफरेंट फॉर्म में हेपेटाइटिस क्रिएट करते हैं, यूजुअली जिन्हें हम हेपेटाइटिस A, B, C, D और E बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेजरली फूड बॉर्न इलनेस की वजह से होता है, जो कि कंटेमिनेटेड वाटर या अनवॉश्ड फूड से देखने के लिए मिलता है। सबसे ईजी होता है और सबसे आसानी से इसे ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी के बारे में तो ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द कंटेमिनेटेड ब्लड, नीडल, सिरिंज या बॉडीली फ्लूइड फ्रॉम द मदर टू द बेबी। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है और कई बार ये लॉन्ग टर्म लिवर डैमेजेस को भी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो क्रिएट द लिवर कैंसर। नेक्स्ट इज दी हेपेटाइटिस सी। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड और फ्रॉम मदर टू द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ये भी लीवर कैंसर और क्रोसिस जैसी लॉन्ग टर्म इलनेसेस को लेके चल सकता है। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ये केवल और केवल उन लोगों में पाया जाता है हु आर ऑल्सो इन्फेक्टेड विद दी हेपेटाइटिस बी। सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी हेपेटाइटिस बी, मेजर चांसेस कि उसे हेपेटाइटिस डी भी देखने मिली। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली ये केवल और केवल अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्री में पाया जाता है। इन जनरल हेपेटाइटिस टाइप बी और टाइप सी ये क्रॉनिक डिसीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और 100 और मिलियंस ऑफ लोग आज की डेट में इससे सफ़र कर रहे हैं। ओके, लीवर कैंसर और लिवर से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम, इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट। तो देखिए अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो दे आर सेल्फ लिमिटिंग डिसीजेस, विच मीन्स ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और किसी स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो इनको इफ़ेक्टिव मेडिसिन देखने के लिए चाहिए पड़ती हैं। आज की डेट में 354 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी और सी से सफ़र करते हुए हमें दिखाई देंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं सर्कुलर इकोनॉमी की। देखिए 39 से भी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज G20 के मीट में यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, जहाँ पर वो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जितनी भी सेक्टर हैं, स्टील इंडस्ट्री के, FMCG के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये सभी साथ में आए, उन्होंने अडॉप्ट किया है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल, ताकि एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे जो कि वेस्ट की वजह से, प्लास्टिक की वजह से, माइक्रो प्लास्टिक की वजह से या केमिकल वेस्ट की वजह से आ रहे हैं, इनको कर्ब किया जा सके। और इसी के साथ लॉन्च हुआ है RECEIC, जो कि एक फाउंडेशनल क्रिएट कर रहा है फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पर एक is the one where products are designated for durability, reuse, recycle, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, reuse, recycle, durability and almost everything get reused
remanufactured and recycled into raw material or used as a source of energy. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमी काम करती है 6 आवर्स पे. 6 आवर्स हो जाते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रिकवरी एंड रिपेयरिंग ऑफ द मटेरियल. ये देखिए मार्केट को इंटेल कर देती है कि वो इंसेंटिव क्रिएट करे रीयूजिंग प्रोडक्ट्स के लिए रादर देन स्क्रैपिंग दैम एंड देन एक्सट्रैक्टिंग दैम एंड एज अ न्यू रिसोर्स. इस तरीके की इकोनॉमी में जितना भी वेस्ट होता है, चाहे वो कपड़े हो, स्क्रैप हो, मेटल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो, इनको रिटर्न किया जाता है टू द इकोनॉमी विद रिफर्बिशिंग और एल्स रिकवरिंग या रिपेयरिंग. ये कहीं ना कहीं इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ आप पूरे एनवायरनमेंट में देखेंगे ना केवल एक व्यक्ति, केवल परचेज करने वाला यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि बेचने वाले की जिम्मेदारियाँ यहाँ पर बढ़ जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए, रिफर्बिशमेंट और रिसाइकलिंग के लिए भी काम करना होता है. सो दिस इज़ अबाउट दी सर्कुलर इकोनॉमी. आई होप आपको सारे आर्टिकल क्लियर हो चुके होंगे. So, do not waste your time. Do subscribe our channel to never miss any updates. Please follow us on Instagram, Facebook, and Telegram to download all the free PDF and to attempt as many MCQs as you can. So, thank you and see you soon.